360 में तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के 1 साल बाद पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन अब भी अफगानिस्तान में अमन के मुंतज़िर। कोविड की आलमी वबा की वजह से अमरीकी वालिदैन के लिए बच्चों के इजाफी अखराजात उठाना कितना मुश्किल। और आपको सैर कराएंगे शिकागो की डेवॉन स्ट्रीट की, जहां की पहचान है वहां के देसी रेस्टोरेंट्स। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पीर के रोज़ काबुल में सदर अशरफ गनी और अमन काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से मुलाकात की। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक ज़ल्मे खलीलज़ाद के काबुल के दौरे का मकसद मुसालती अमल को आगे बढ़ाने के लिए अफ़गान रहनुमाओं से बातचीत करना है। उधर दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे का 1 साल पूरा होने पर तालिबान ने अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज पर जोर दिया है कि 1 साल कबल तय पाने वाले अमन मुआहदे की पासदारी करते हुए 1 मई तक अफगानिस्तान से निकल जाएं। जुलाई 2018 में एक अमरीकी नशरियाती इदारे ने दावा किया कि अफगानिस्तान में एक तवील अरसे से जारी जंग के खात्मे के लिए अमरीकी हुकाम और अफगान तालिबान के साबिक रहनुमाओं के दरमियान राब्ते हो रहे हैं। ये एक तरह से अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ था। उस वक्त से अमेरिका में एक नए सदर के हुकूमत संभालने तक अफगान अमल के रास्ते में कौन से अहम मोड़ आए, आइए एक नज़र डालते हैं। सितंबर 2018 में सीनियर अफगान निशाद अमरीकी सिफारतकार ज़ल्मे खलीलज़ाद ट्रंप इंतज़ामिया के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत मुकर्रर होते हैं। वो अक्टूबर में तालिबान रहनुमाओं से दोहा में मुज़ाकरात करते हैं। इस दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखते हैं, जिसमें अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान से अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की जाती है। 2018 और 19 के दौरान अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत के कई दौर दोहा में होते हैं, लेकिन एजेंडे पर इख्तिलाफात तातुल का सबब बनते हैं। जनवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन समझौते पर मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू होता है। 29 फरवरी को दोहा में अमेरिका और तालिबान अफगानिस्तान में जारी 19 साला जंग के खात्मे के लिए तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। इसके तहत मई 2021 तक तमाम अमरीकी फ़ौजियों को अफगानिस्तान से चले जाना है, मगर काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले में तकरार बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के आगाज़ में रुकावट बन जाती है। पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफ़ा होता है। ताहम ईद उल फ़ितर पर अफ़गान हुकूमत और तालिबान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान करते हैं। जून तक अमरीकी फोर्सेस की तादाद 12,000 से 8,600 कर दी जाती है। सितंबर में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कतर में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ होता है, मगर फ़रीक़ैन में सख्त इख्तिलाफ़ात सामने आते हैं। अमरीका दिसंबर तक अफ़गानिस्तान में अपने फ़ौजियों की तादाद 2,500 की कम तरीन सतह पर ले जाता है। और जो बाइडन के अमरीकी सदर बनने के बाद से अब तक यानी तकरीबन 1.5 माह के इस अरसे में मज़ीद कई अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, जैसे अफगानिस्तान में बढ़ते हुए तशद्दुद के बायस अमरीका और तालिबान का एक दूसरे पर अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करना, और फरवरी में नेटो इत्तेहाद की जानिब से मई में अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला के लिए कमिट ना करना। जब से अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ है, तालिबान की तरफ से अमरीका और उसकी इत्तेहादी अफवाज पर तो कोई नुमाया हमला नहीं किया गया, लेकिन अफगान शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और अफगान हुकूमत के अहदेदारों पर हमले जारी हैं। तालिबान और अफगान हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात भी सुस्त रवि के शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में 2020 तक 14 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर हैं। इन मुहाजिरीन का कहना है कि उनकी वापसी तभी मुमकिन हो सकेगी जब अफगानिस्तान में अमन कायम होगा। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से नज़रुल इस्लाम की इस रिपोर्ट में। रहमत गुल अपने ख़ानदान के साथ गुज़िश्ता 4 दहाइयों से पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। गुज़िश्ता साल जब अमरीका और तालिबान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुआहदा हुआ तो अफ़गान मुहाजिरीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि ये मुआहदा उनके आबाई वतन वापस जाने में मददगार साबित होगा। ताहम 1 साल बाद वो सूरत हाल से मायूस नज़र आते हैं और हालात के लिए तालिबान और काबुल हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारी उम्मीद था कि हम अपना मुल्क जाएंगे, उधर अमन आ जाएंगे, हमारा बच्चे वहाँ पे जाके अपना मुल्क में तालीम करेंगे, वहाँ पे अपना ज़िंदगी बसर कर लेंगे, मगर ये माहिदे पर न उन्होंने अमल किया न इन्होंने अमल किया। लड़ाई उसी तरह शुरू है। अब्दुल बारी को भी अमन के लिए इंतज़ार ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। सूरत हाल तो बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है वहाँ पे।
उसी तरह की है, और हम चाहते हैं कि उसमें अमन आ जाए, तब्दीली आ जाए, उसमें अमन हो। अमन आ जाए तो हम अपने वतन चले जाएं, इधर क्या करें। गनी हुकूमत अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे का हिस्सा न बन सकी, जिस पर काबुल में तशवीश का इजहार भी किया गया, और तौक़ुआत के बरअक्स मुआहदे के बावजूद अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में एक साल के दौरान इजाफा भी हुआ। इसका ज़िम्मेदार फ़रीक़ैन एक दूसरे को ठहराते हैं। ताहम दोहा में कायम तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित होंगे। मुज़ाकरात एक मुश्किल और पेचीदा अमल है। अफ़गानिस्तान 40 साल से मुश्किलात में घिरा हुआ है। मुज़ाकरात में वक्त लगता है। ये ताख़ीर सिर्फ बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात के हवाले से नहीं, बल्कि जो मुज़ाकरात हमने अमेरिका के साथ किए उसमें भी 18 माह से ज़ायद का वक्त लगा था। हमारी ख्वाहिश है कि जितना जल्द मुमकिन हो मुश्किलात का ख़ात्मा हो जाए। अफ़गान हुकूमत का कहना है कि दोहा अमन मुआहदे के समरात से अब तक अफ़गान अवाम महरूम हैं। हाल ही में अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के तर्जुमान रहमतुल्लाह अंदर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बज़ाहिर दोहा अमन मुआहदे के तहत सिर्फ अमरीका के साथ जंग बंदी हुई है। अफ़गान अवाम के साथ तालिबान का राब्ता सिर्फ कत्ल गारत और पुरतशद्दुद वाक़यात तक महदूद है। इस मुआहदे के तहत अफ़गान अवाम के लिए कोई काबिल कदर बात नहीं हुई है, जबकि बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात तालिबान की वजह से तातुल का शिकार हैं। अगरचे दोहा अमन मुआहदे को अफ़गानिस्तान की रूह से देखा जाए तो यकीनन सुलह की उम्मीद के साथ वक्त का ज़िया हुआ है। आलमी इदारा बराए मुहाजिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख अफ़गान रिहाइश पजीर हैं। कोरोना वबा और अफ़गानिस्तान में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बायस गुज़िश्ता साल सिर्फ 1125 मुहाजिर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान लौटे। सिक्योरिटी हालात रहमत गुल जैसे पनाहगुज़ीनों की वापसी की राह में बड़ी रुकावट हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क में अमन आ जाए और हम अपना मुल्क चले जाए, हम सबसे बेहतर समझते हैं। अमेरिका की नई इंतज़ामिया ने हलफ उठाते ही तालिबान के साथ किए गए ट्रम्प दौर के अमन मुआहदे पर नज़रसानी का इंदिया दिया है। पाकिस्तान में बसने वाले अफ़गान मुहाजिरीन को ख़दशा है कि इस इक़दाम से अफ़गानिस्तान में लड़ाई मज़ीद तूल पकड़ेगी, जिससे उनकी वापसी का सफ़र मज़ीद तातुल का शिकार हो सकता है। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपने सुने, उनके ख़दशात आपने सुने, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तालिबान अमेरिका मुआहदे से अफ़गानिस्तान में अब तक वो क़याम अमन मुमकिन नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उधर बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से अमन मुआहदे पर नज़रसानी से दोहा मुआहदे ही के मुस्तक़बिल पर कई सवालात पैदा हो रहे हैं। अमरीकी माहिरीन इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, ये जानने के लिए इमरान जदून ने 2 साबिक़ अमरीकी सफारतकारों से बात की। अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक साल कबल दोहा में तय पाने वाले मुआहदे के तहत तालिबान को अलकायदा और दाइश जैसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रोहों से ताल्लुकात मुनक़ते करने समेत कई शराइत का पाबंद किया गया था। उनके बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को निकालने की एक टाइमलाइन पर अमल करने का अहद किया था। ताहम बाइडन इंतजामिया ने ट्रंप दौर में तालिबान के साथ किए गए अमन मुआहदे का असर-ए-नौ जायजा लेने का ऐलान और नेटो ने अफगानिस्तान से अफवाज के इनखिला के फैसले को मौखर करने का ऐलान किया है। हमें उस वक्त तक नहीं निकलना चाहिए जब तक तालिबान वाकई अफगान हुकूमत या माशरे के किसी भी दूसरे तबके के साथ हकीकतन ईमानदारी और पूरी तरह से बातचीत पर राजी ना हो और कुछ आसार दिखाई दें कि हकीकत में तालिबान माशरे का जुज़्व बन पाएंगे। मुझे लगता है कि वो सुस्त रवि से काम लेते आए हैं। मुझे लगता है कि अगर हम वहाँ से निकल गए तो वहाँ खाना जंगी शुरू हो जाएगी। अमरीकी सफारतकार रॉबिन राफेल माजी में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा रह चुकी हैं। उनके मुताबिक तालिबान की जानिब से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रोहों से ताल्लुकात मुनक़ता करने जैसी शराइत पूरा करने की कोशिश नजर आ रही है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और यहाँ अमेरिका के पास तालिबान पर असरअंदाज होने की ऑप्शंस मौजूद हैं। वो तवील अरसे से चाहते हैं कि उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान और एहतराम मिले और वो इस बात से भी बखूबी वाकिफ हैं कि मुस्तकबिल में अगर वो हुकूमत का किसी भी शक्ल में हिस्सा होते हैं तो उन्हें बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत होगी और यकीनन उन्हें अफ़गान हुकूमत के साथ मगरिब में अमेरिका के ताउन की भी ज़रूरत है।
بائیڈن انتظامیہ افغانستان سے 2500 امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے لیے مئی کی ڈیڈ لائن پر از سر نو غور کر رہی ہے۔ رابن رافیل کی رائے میں ڈیڈ لائن میں کسی بھی قسم کا اضافہ افغان حکومت کے ساتھ طالبان سے بھی مشاورت کے بعد ہونا چاہیے۔ طالبان غیر ملکی افواج کا انخلا چاہتے ہیں، لیکن وہ خود پر پابندیوں کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں۔ وہ اپنے مزید قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں اور ایسا ابھی تک نہیں ہوا، لہٰذا اسے مزید وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان القاعدہ اور دیگر گروہوں کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرنے میں بہت زیادہ پیش رفت کریں اور تشدد کو ختم کریں۔ لہٰذا اس معاہدے پر عمل درآمد کو مؤخر کرنے میں بہت سارے معاملات کے حوالے سے کام کرنا پڑے گا۔ امریکی اور یورپی حکام نے کہا ہے کہ طالبان نے 1 سال قبل دوحہ میں امریکہ کے ساتھ افغان امن معاہدے کے تحت اپنے وعدوں پر اب تک عمل نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف طالبان نے ستمبر میں افغان حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے بعد بڑے پیمانے پر حملوں کی ذمہ داری سے انکار کیا ہے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔ پاکستان میں ان دنوں سینٹ انتخابات کا شور ہے اور سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان میں برتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی تو عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، تاہم صوبوں سے سینٹ کے امیدواروں کا انتخاب وہاں کی صوبائی اسمبلی کے اراکین، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے سینیٹرز کا انتخاب جو ہے وہ اراکین قومی اسمبلی کرتے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل اور اس سے متعلق تجزیے اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر، انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ بچوں کی پرورش ہر معاشرے میں ہی ایک اہم فرض اور ذمہ داری کے طور پر لی جاتی ہے، لیکن اگر امریکہ کی بات کریں تو یہاں پر یہ ذمہ داری والدین کی جیب پر کافی بھاری بھی پڑتی ہے۔ امریکہ کے محکمہ زراعت کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ایک اوسط آمدنی والا خاندان بچے کی پرورش پر اس کی 17 سال کی عمر تک اندازاً $2,34,000 خرچ کرتا ہے۔ کووڈ کی وبا سے پیدا ہونے والے حالات میں یہ اخراجات برداشت کرنا بہت سے امریکی خاندانوں کے لیے خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا نے وہ چیلنجز جاننے کی کوشش کی جو امریکی خاندانوں کو اس حوالے سے درپیش ہیں۔ میگدا کولے اپنے گھر کے بجٹ پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں۔ It's extremely expensive for child care itself when we had both girls. بہت مہنگا ہے، یہاں بچوں کو پروان چڑھانا بہت ہی مہنگا ہے۔ ہم صرف ڈے کیئر کی مد میں 2 بچوں کے لیے $36,000 سالانہ خرچ کرتے ہیں، جو میری تنخواہ کا نصف بنتا ہے، جبکہ ہیلتھ کیئر، غیر نصابی سرگرمیاں، کھلونے، کپڑے اور خوراک اس کے علاوہ ہے۔ میگدا 6.5 سالہ زوئی اور 3 سالہ للی کے لیے اسکول سے پہلے اور بعد میں دیکھ بھال کے لیے تقریباً $1,800 ماہانہ خرچ کرتی تھیں، جو وبا کے باعث اسکول بند ہونے کے بعد 3,000 تک پہنچ گیا۔ The COVID situation affected us greatly, especially when it came. کووڈ نے ہماری مشکلیں اور بڑھا دیں، ڈے کیئر بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے اور ہم دونوں میاں بیوی فل ٹائم کام کر رہے تھے۔ ہمیں ایک آیا رکھنی پڑی جو کہ بہت مہنگی پڑ رہی تھی۔ بھارت سے تعلق رکھنے والی گرپریت کور، جو پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں، ایسے ہی مسائل سے دوچار ہیں۔ انڈیویجول کو آپ گھر پہ بلا رہے ہو یا آپ کسی ڈے کیئر یا اچھے پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ڈے کیئر میں بھیجنا چاہتے ہو، that takes almost half of your salary here. امریکہ میں جو چائلڈ کیئر ہے بہت ہی ایکسپینسو ہے۔ جیسے انڈیا یا پاکستان میں جب ہمارے بیبیز ہوتے ہیں، یوزلی گرینڈ پیرنٹس یا سپورٹ فرام دا فیملی بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے۔ جب ہم نے ہیلپ کو بلانا شروع کیا، آئی ہیڈ مائی فل ٹائم جاب اور 3 سے 4 دن نینی آتی ہیں گھر پہ۔ آج آپ دیکھیے جیسے کہ سنو ہے یہاں پہ، وہ ڈرائیو کر کے نہیں آ پائی، سو اگین آئی ہیو ٹو اٹینڈ مائی میٹنگز آلسو، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بیبی کو بھی دیکھ رہی ہوں۔ گرپریت کہتی ہیں کہ کورونا میں یہ اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آیا 4 دن گھر آتی ہے، یہ مہنگا تو ہے ہی، لیکن آپ مسلسل کام اور بچے کے درمیان گھن چکر بنے رہتے ہیں۔
कोरोना से पहले भी अमेरिका में डे केयर की सहूलत महंगे होने के बायस बहुत से वालिदैन की पहुंच में नहीं थी, लेकिन वबा के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। स्कूल्स और बहुत से सरकारी और निजी डे केयर सेंटर्स बंद हो जाने के बायस वालिदैन को अपने बच्चों की देखभाल में ज़्यादा घंटों के लिए मदद की ज़रूरत पड़ी और फुल टाइम मुलाजमत करने वाले वो वालिदैन जो पहले बच्चों को चंद घंटों के लिए डे केयर छोड़ा करते थे, अब उन्हें पूरे दिन के लिए बच्चों की देखभाल पर पैसे सर्व करना पड़ रहे हैं। मैगदा जेफ कहती हैं कि इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत को इकदाम उठाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डे केयर सिस्टम पर नजरसानी करे, या तो इसे वालिदैन की आमदन के मुताबिक होना चाहिए या कोई हद मुकर्रर होनी चाहिए, ताकि सभी वालिदैन बगैर किसी परेशानी के बजट पर पड़ने वाले इस भारी बोझ को सह सकें। सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। अमरीकी हुकूमत डे केयर के निज़ाम और इससे जुड़े मसाइल पर क्या इक़दाम उठा रही है, ये जानने के लिए सादिया ने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस में अर्ली चाइल्ड केयर की डायरेक्टर लॉरा मैकसॉर्ली से बात की। उनका कहना था कि हुकूमत इस मसले से पूरी तरह आगाह है और कोरोना की आलमी वबा की वजह से वालिदैन जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, हुकूमत को उसका भी इदराक है। Before the pandemic, Americans were struggling to afford high-quality childcare. कोरोना की वबा से पहले भी अमरीकी ख़ानदान बच्चों की देखभाल पर उठने वाले अखराजात बमुश्किल ही बर्दाश्त कर पा रहे थे। इस बरस सदर जो बाइडन ने अमेरिकन रेस्क्यू प्लान मुतारिफ करवाया है। ये $40 अरब का रिलीफ पैकेज है जो चाइल्ड केयर इंडस्ट्री को मुस्तहकम करने में मददगार होगा। हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि हर अमरीकी ख़ानदान की काबिल भरोसा और सस्ती चाइल्ड केयर तक रसाई हो। क्या रेस्क्यू प्लान के अलावा कोई ऐसा तवील मुद्दत मंसूबा भी ज़ेरे गौर है जो इस मसले के हल में आइंदा भी मददगार हो? Long term, the American Congress तवीलुल मयाद मंसूबे में हम कांग्रेस में चाइल्ड केयर फॉर वर्किंग फैमिली एक्ट मुतारिफ करवा रहे हैं। ये एक ऐसा विजन है जो अमेरिका भर में चाइल्ड केयर के पूरे निज़ाम की शक्ल बदल देगा। फिर चाहे देहात हो या शहर, हर जगह हर आमदनी वाले ख़ानदान की महफूज, काबिल भरोसा और आला मयार की सहूलत तक रसाई होगी। हम इस बात से आगाह हैं कि अभी इस जगह से हम बहुत दूर हैं। हमें इस पर मज़ीद काम की ज़रूरत है। अमरीकी हुकूमत के पास अब ये मौका है कि वो इस मसले को हल करें, क्योंकि ज़्यादातर वालिदैन की नज़रें हुकूमत पर लगी हैं और वो पूछ रहे हैं कि उनके लिए सपोर्ट कहाँ है। पाकिस्तान में दरियाओं का पानी आलूदा होने से मछलियों की अफज़ाइश और लोगों का रोज़गार कैसे मुतासिर हो रहा है, इस पर हम एक तफसीली रिपोर्ट जल्द ही व्यू 360 में शामिल करेंगे। इस वक्त देखते हैं इसकी चंद झलकियाँ। हमारे जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें से जब आप एक इतना मेजर एक स्पीशी जो है उसको एलिमिनेट करते हैं तो आपके इकोसिस्टम्स की हेल्थ भी ओवरऑल डिस्टर्ब होती है। पहले लोग नए जाल लेकर जाते थे, पुराने रिपेयर कराते थे। अब वो काम मछली नहीं तो हमारा काम तो कैसे चले। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमरीकी शहर शिकागो में डेवॉन स्ट्रीट देसी खानों की वजह से बहुत मशहूर है। हालिया दिनों में शिकागो की शदीद सर्दी और बर्फबारी के मौसम में यहाँ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाया हमारे साथी आफ्ताब बोड़का ने। स्ट्रीट के कुछ जायके और मनाजिर आपके लिए इस रिपोर्ट में। आज मैं आपको अमेरिका की एक ऐसी शारा की सैर कराता हूँ जिसे पहली मर्तबा देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये अमेरिका में है। यहाँ हर तरफ देसी ही देसी लोग नजर आते हैं। न सिर्फ राहगीर बल्कि यहाँ की तकरीबन हर दुकान या हर बिजनेस को चलाने वालों का भी ताल्लुक या तो पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश से है।
यहाँ बड़े सगीर का कितना इन्फ्लुएंस है ये यहाँ की स्ट्रीट नेम्स को देखकर ही पता चलाया जा सकता है। वैसे यहाँ इस वक्त जितनी बर्फ गिर रही है उसे देखकर ये लगता नहीं है कि दीवान स्ट्रीट पर आने का ये साल का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन जब अच्छा खाना खाने को मिले तो फिर टाइम नहीं देखा जाता। और मैं भी इसीलिए ही आया हूँ, यहाँ की बर्फ को एंजॉय करने नहीं बल्कि यहाँ अच्छा खाना खाने। तो आइए खाना खाते हैं और इस स्ट्रीट की आपको सैर कराते हैं। हाँ जी, दीवान स्ट्रीट पर आप खाना खाने आए और निहारी ना खाएं तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दीवान स्ट्रीट पर आए और निहारी ना खाएं। मैं जब तक निहारी का इंतज़ार कर रहा हूँ तब तक आपको यहाँ के मुख्तलिफ खानों के रेट्स बता देता हूँ। यहाँ निहारी का रेट है $15। बाकी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इस मेन्यू में। शामी कबाब $6.5, चिकन चरगा $20, चिकन टिक्का बोटी $15, 4 वेजिटेबल समोसे $7, चिकन टिक्का $15, चिकन बिरयानी $14, मटन बिरयानी $16। और निहारी के साथ हम जो नान खाते हैं जिसके बगैर निहारी खाने का मज़ा ही नहीं, उस नान की प्राइस है $1.5। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे जो लॉकडाउन लगे थे उसकी वजह से ये तमाम रेस्टोरेंट्स तकरीबन 1 साल तक बंद रहे हैं, लेकिन अब इन्हें 25% कैपेसिटी की शर्त पर खोलने की इजाज़त दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फुट ट्रैफिक नज़र आता है। खैर निहारी हमने खा ली है, अब अच्छे लंच के बाद अगर अच्छी मिठाई मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो आइए अब आपको मिठाई खिलाते हैं। मिठाई मैं लूँगा, आप सिर्फ देखिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर मिठाई की दुकान में अब यहाँ पे आए हैं, देखते हैं कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं और मिठाइयाँ कितने की हैं, क्या रेट्स हैं इनके। सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम? हारिस। कौन कौन सी मिठाइयाँ ज़रा बताएंगे? गुलाब जामुन कोकोनट वाले भी हैं, प्लेन वाले भी हैं, क्रीम वाले भी हैं जो पड़े हैं। गुलाब जामुन के प्राइस क्या है? प्राइस उनकी $8.99 पाउंड है। 8.99 पर पाउंड जी। और बाकी जो मिठाई है जलेबी की क्या प्राइस है? सेम प्राइस है, 8.99 पर पाउंड। हाँ जी, हमें अपनी फेवरेट कोई मिठाई निकाल के, ये क्या है? ये है गुलाब जामुन विद कोकोनट। गुलाब जामुन विद कोकोनट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मैं मास्क उतार के खाऊंगा। वेरी गुड। दीवान स्ट्रीट पे लंच कर लिया, मिठाई भी खा ली, लेकिन एक चीज़ अब भी बाकी है जिसे खाए बगैर यहाँ का खाना हजम नहीं होता। इस वक्त वो जगह मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे याद है कुछ अर्से पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पर स्ट्रीट्स पर, दीवारों पर, मुख्तलिफ जगह पर साइंस लगे हुए थे। ये वो साइंस थे जिनके तहत यहाँ पर लोगों को ये याद दिलाया जाता था कि पान ज़रूर खाएं, लेकिन पान की वजह से स्ट्रीट्स को ख़राब ना करें। हमें तो स्ट्रीट्स ख़राब नहीं करनी, हमें तो यहाँ के खाने का मज़ा लेना। एंड आई होप आपने भी मज़ा लिया होगा। काफ़ी पाकिस्तान की याद आई इस स्ट्रीट से। और अगर आप पाकिस्तान से या दुनिया में कहीं से भी अमेरिका विज़िट कर रहे हो और आपका देसी खाना खाने को दिल करे और शिकागो जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो इस प्रोग्राम के बाद आफ्ताब को फ़ोन कर रहा हूँ कि कम से कम मेरे लिए कुछ पार्सल भिजवाए। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ। और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब तक के लिए इतना ही। असद खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे।